हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका हिस्ट्री का में जो फाउंडेशन क्लास के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर उनमें उनका जो है जीएस पेपर आता है या फिर हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, जियोग्राफी आता है, तो उसके लिए फॉर्टाइल क्लासेस आपको हर एक तरह की जो एग्जाम होती है उसकी तैयारी कराती है, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो अभी जो है हिस्ट्री का सीरीज अभी आपका चल रहा है, जिसमें मैं क्लास 6 का सीरीज अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, और अभी हम लोग चैप्टर 5 में है। इसके बाद आपका जो है हिस्ट्री के बाद पॉलिटी एंड जियोग्राफी आपका कंप्लीट होगा। साथ ही साथ आपका स्टैंडर्ड बुक भी आपका साथ ही साथ यहाँ पे कवर हो रहा है, करेंट अफेयर कवर हो रहा है, और आपको यहाँ पे जो है इसके साथ साथ और भी एग्जाम के जो भी क्लासेस होती हैं वो आपको मिलती है। जैसे इस चैनल पे आपको यूपीएससी, जेपीएससी और स्टेट पीसीएस की क्लासेस जो होती है वो आपको उसके लिए यहाँ पे क्लास आपको कराया जाता है, राइट। अगर मेरी आवाज अगर आप सभी तक अच्छे तरीके से पहुंच रही है, सो प्लीज राइट वाई इन द चैट बॉक्स एवरीवन। जल्दी से सारे लोग वाई लिख दो, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द सेशन। ठीक है, सब कुछ क्लियर है? प्लीज राइट वाई इन द चैट बॉक्स। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे तरीके से क्लास यहां पे मिल रही होगी। ओके, लेट मी चेक। ऑलराइट, ओके, यस, वेरी गुड। चलो, चलो, आई थिंक मैं जहां तक देख पा रहा हूँ आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे क्लासेस आपको मिल रही है। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए, अगर आपको लिए अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो, और अगर आप फाउंडेशन के साथ साथ अगर आप हमारे साथ यहाँ पे इस चैनल पर जुड़कर फाउंडेशन एंड टारगेट कोर्स 2022-23 के लिए जो भी एग्जाम देने वाले हैं, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है। और आप मेरे साथ जुड़कर पूरे टाइप के जीएस पेपर, अगर मैं सब जीएस की बात करूं तो जीएस पेपर जो भी आपका होता है यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से सब आपका कवर कराया जाएगा, जिसमें आपका यहाँ पे जो है बेसिक एनसीईआरटी बुक के साथ साथ आपको स्टैंडर्ड बुक भी मैं यहाँ पे कवर कराता हूँ। ठीक है, तो ये आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर, और ये चैनल जो है वो आपका मिशन यूपीएससी या फिर जेपीएससी या फिर बीपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। उसके बाद बताना चाहेंगे कि फर्टाइल क्लासेस जो है डिफरेंट टाइप की एग्जामिनेशन की तैयारी कराता है, जिसमें आप जो है हमारे साथ जुड़कर एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेपीएससी, पीसीएस एंड आपका अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पे चाह रहे हो किसी भी तरीके का कोर्स को खरीदना, तो आप बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे जो है अनअकैडमी के साथ जुड़कर इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आप वहां पे पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है, अगर आप 10% का डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो अन अकेडमी पे ये मेरा कोड अप्लाई करके आप जो है 10% का ऑफ ले सकते हो। ठीक है, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, एंड जैसा कि आपको पता है यहाँ पे सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो गाइस। और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो, बिल्कुल सजेशन यहाँ पे दे सकते हो। राइट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड यू कैन ऑल्सो डू द कमेंट गाइस। आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, राइट। चलिए, अब यहाँ पे आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही मोटिवेशनल कोट से। एजुकेशन इज द बेस्ट पावरफुल वेपन्स यू कैन यूज द चेंज द वर्ल्ड। तो ये बीबी किंग के द्वारा बोला गया था
कि एजुकेशन शिक्षा जो है वो विश्व का या फिर आपके लाइफ का सबसे बहुत बढ़िया हथियार आप इसको बोल सकते हो, सबसे मजबूत हथियार बोल सकते हो, सबसे ताकतवर हथियार आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये जो है इसका यूज करके आप वर्ल्ड तक को चेंज कर सकते हो। तो एजुकेशन से ही, और जो है एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है, अगर आपसे हर चीज आपसे छीना जा सकता है, लेकिन एक शिक्षा ही ऐसी चीज है जो आपसे मतलब टेकन बैक नहीं लिया जा सकता है। अगर आप सब चीज में, अगर सब चीज आपके पास खो जाता है, या फिर कोई अगर हर चीज आपसे लूट सकता है, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपसे लूटी जा सकती है, लेकिन यहां पे जो है एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि शिक्षा जो होती है वो आपसे कभी नहीं लूटी जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? ओके, ऑल राइट। तो इसी तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन सो यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अब इसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे पहले बताया कि आज हम लोग बात करेंगे किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक के बारे में, कि पहले जो है राजा कैसे होते थे, उनका जो साम्राज्य होता था वो किस टाइप का होता था, और उस टाइम में जो रिपब्लिक होते थे, मतलब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है चुन सकते हैं, उसी को बोला जाता है रिपब्लिक। तो यहाँ पे रिपब्लिक जो है वो अर्ली रिपब्लिक किस टाइप का था, कैसे लोग उनको चुनते थे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन आज करने वाले हैं। राइट, चलो ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे जो है कुछ व्यक्ति जो है वो रूलर बनते थे। तो सबसे पहले जो जिस टाइम की बात अगर हम लोग कर रहे हैं वो लगभग 3000 साल पहले की बात है। तो 3000 साल पहले की बात अगर हम लोग करें तो हम लोगों ने बहुत सारा चेंज देखा। किस चीज में चेंज देखा कि राजा को चूज किया जाता था। पहले राजा को जो है चूज करने के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता था, मतलब बड़े सेक्रीफाइस या बड़ा जग होता था। अगर वो बड़ा यज्ञ करते थे देन आफ्टर उनको जो है इस टाइप का अचीवमेंट मिला करता था। राइट, ठीक है, अचीवमेंट उनको मिला करता था। ओके, क्लियर है। अब इसके बाद राजा को फिर उनको जो है इनवाइट किया जाता था, और राजा जब कभी भी सेक्रीफाइस करते थे तो उसमें जो है उनको जो है परफॉर्म करने के लिए प्राइस्ट को या फिर ब्राह्मण्स को बुलाया जाता था, और उनको जो है रिवॉर्ड के रूप में क्या दिया जाता था, जब वो उनके साथ आकर वहां शामिल हो जाते थे तो उनको जो है गिफ्ट से नवाजा जाता था, गिफ्ट रिवॉर्ड के रूप में उनको दिया जाता था, ताकि जो है उनको राजा के रूप में कंसीडर किया जाए। ठीक है, क्योंकि राजा का हमेशा पहले से ही ये राजा उसी को माना जाता था जो ज्यादा दान किया करते थे। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले जो यज्ञ जो पूजा पाठ में संलिप्त हो, जो बड़े बड़े यज्ञ कराए, तो बड़े बड़े यज्ञ कराने वाले को ही राजा जो है वो माना जाता था। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, अगर ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो ये चैप्टर जो है वो आपका चैप्टर 6 में आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसके बारे में, न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर 5 है। राइट, ठीक है, तो ये आपका ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे कि यहाँ पे राजा जो होते थे, यहाँ का जो राजा के बारे में मैं जो बात कर रहा हूं, तो पहले तो दो चीज, तो राजा को सबसे बड़ा जग जो सबसे ज्यादा जो करता था उसी को सबसे बड़ा राजा माना जाता था। राजा जो होता था वो रिचुअल का सेंट्रल फिगर्स होता था, जो भी वहां पे जो यज्ञ जो हो रहा था उसका जो मेन फिगर होता था वो राजा होता था। और प्राइस जो है यहाँ पे क्या करते थे कि जो वाटर जो होता थे, जो धार्मिक वाटर जो होते थे उसको स्पार्कल करके उनके बॉडी पे छींटते थे, और उसके बाद वो रिचुअल जो है वो ऐसे परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो ये सब चीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और यू कैन ऑल्सो मेक द नोट्स, बट मैं ये आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक आपको दिया हुआ है, जिसमें आप लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको जो भी क्लासेस की जो पीडीएफ होती है वो वहां पे प्रोवाइड मैं करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनरी जो पीपल होते थे, जिसको हम लोग बीस बोलते थे या फिर बैस्या बोलते थे, वो भी गिफ्ट उस टाइम में लाते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजा ही गिफ्ट देते थे प्राइस को, वहां पे उस टाइम में जो ऑर्डिनरी जो समान लोग होते थे वो भी वहां पे क्या लाते थे, गिफ्ट लाते थे। ठीक है, उसमें जो है
उसके बाद जो है सम पीपल जैसे कि शूद्र होते थे एंड जिनको जो है मतलब यहाँ पे शूद्र रिगार्ड किया जाता था बाय द प्राइस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेनी रिचुअल्स। बहुत सारे जो रिचुअल्स होते थे उनसे क्या होता था, बहुत सारे जो रिलीजियस राइट्स जो होते थे उनसे उनको जो है शूद्र को यहाँ से एक्सक्लूड किया जाता था, बहुत सारे रिचुअल्स में उनको शामिल नहीं किया जाता था। तो आप इसको इस तरीके से कंसीडर करके समझ सकते हो, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे रूलर बनते थे, तो ये मैंने इतना बताया कि उसके बाद जो है बहुत सारे सैक्रिफाइस करने के बाद, बड़ी बड़ी सैक्रिफाइस करने के बाद जो है बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद जो है राजाओं को यहाँ पे राजा के रूप में कंसीडर किया जाता था। ठीक है, अब इसके बाद और भी कुछ राजा के बारे में जो है वो जानने लायक चीज जो है हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे जो है वैश्य होते थे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चार यहाँ पे इनको डिवाइड किया जाता था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मैंने डिस्कस कर दिया पीछे इस चीज के बारे में। और राजा जो होते थे वो सेंट्रल फिगर होते थे और उनके लिए जो है वो क्या होता था कि उस टाइम में सीट रखा जाता था, सीट रखा जाता था, या फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि सीट के साथ साथ वहां पे राजा जो बैठते थे वो एक सिंहासन होता था उस पे बैठते थे, या फिर टाइगर का स्किन पहन के बैठते थे। ठीक है, तो ये आप ये सब जो है उस समय का सेंट्रल जो फिगर थे यहाँ पे ये सब रिचुअल का, तो वो सेंट्रल फिगर के होने के कारण ये सब चीज वहां पे उनके लिए अवेलेबल होता था, राइट। गॉट इट, वेट फॉर अ व्हाइल गाइस। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पे आपको देखने को क्या था कि मिलता था कि राजा के लिए थ्रोन होता था एंड कभी कभी जो है वो जैसे कि बैटलफील्ड और अपने जो है जो भी उनका जो बैटलफील्ड में होते थे, मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो वहां पे जो लोग होते थे वो विटनेस के रूप में उनको जो है उनकी जो ग्लोरी होती थी उसको जो हमेशा गुणगान करते रहते थे, उनके रिलेटिव, उनके वाइफ और उनके जो सन होते थे, जो भी राजा के सन होते थे, क्योंकि छोटी रिचुअल भी होती थी तो उसको परफॉर्म कौन करता था, जो माइनर रिचुअल्स जो होते थे उनके राजा के फैमिली के ही लोग करते थे। और अदर राजा जो थे वो सिंपली, और भी राजा उनके साथ होते थे बिग राजा के अलावा, जो रूलर होते थे उसके अलावा भी और भी बहुत सारे राजा उस रिचुअल में होते थे, लेकिन सिर्फ वो स्पेक्टेटर होते थे, सिर्फ वो देखते थे। इस चीज का हमेशा ध्यान में रखना कि और भी राजा वहां पे अवेलेबल होते थे, लेकिन वो दर्शक के रूप में वहां से पूरे रिचुअल को, पूरे जो धार्मिक जो कार्य होती थी उसको देखते थे। और प्राइस जो है वो यहाँ पे राजा के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया कि वो जो है सेक्रेड वाटर को उनके बॉडी पे डालते थे, साथ ही साथ यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल जो होते थे 20 या फिर बैसवा, आप उनको बोल सकते हो कि वो भी गिफ्ट लाते थे। और कुछ पीपल जैसे कि जिनको रिवॉर्ड किया जाता था, मतलब रिगार्ड किया जाता था किस रूप में, शूद्र प्राइस के द्वारा, तो वो रिचुअल में भाग नहीं लेते थे बहुत सारे रिचुअल्स में, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ण के बारे में। तो वर्ण क्या है, जैसे कि मैंने शूद्र बात किया, यहाँ पे राजा ब्राह्मण्स के बारे में बात किया, क्षत्रिय के बारे में बात किया, तो इनको जो है चार वर्णों के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखो सोसाइटी में उस टाइम में क्या था कि बहुत सारे ग्रुप थे, जिसमें कुछ ग्रुप में जो है वो प्राइस रहते थे, वॉरियर होते थे, फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, लेबरर होते थे, फिशिंग फॉल्क एंड द फॉरेस्ट पीपल होते थे। तो ये सब लोगों से मिलकर जो है, ये सब ग्रुप के लोगों से मिलकर तब एक सोसाइटी बनता था। लेकिन यहाँ पे प्राइस ने, जो वहां के पुजारी होते थे, उन लोगों ने इस ग्रुप को जो है चार ग्रुप में डिवाइड किया, ये सबको मिलाकर एक चार ग्रुप बनाया जिसको वर्ण बोला जाता है। पहला जो हम लोग बोलते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण्स जिसको बोला जाता है उसके बारे में। तो ब्राह्मण जो होते थे वो ऐसा माना जाता था कि वो सिर्फ स्टडी करेंगे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे, और वो क्या करेंगे, टीच करेंगे। ठीक है, टीच द वेदास, वो वेद को पढ़ाएंगे, और वो सैक्रिफाइस एंड रिसीव गिफ्ट, वो क्या कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, और उसके बदले में वो गिफ्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। ये सारा चीज यहाँ पे जो है
फर्स्ट वर्ण जो ब्राह्मण का जो वर्ग था ये आपका बताया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है सेकेंड प्लेस में अगर हम लोग सेकेंड वर्ण के बारे में बात करें तो सेकेंड वर्ण जो होते थे वो रूलर होते थे। रूलर जो होते थे मैक्सिमम वो आपके क्षत्रिय जो है वर्ण से होते थे, क्षत्रिय होते थे। और ऐसा माना जाता था कि ये लोग जो है वो फाइट करेंगे, बैटल जो भी लड़ाई झगड़े जो होते थे, जो एक राजा से दूसरा राजा, मान लो कि किसी राज्य पे कोई राजा, दूसरा राजा अगर हमला कर देता है तो वहां पे वो जो है उस वो बैटल करते थे और लोगों को बचाने का काम करते थे। तो यहाँ पे इनको गाइड कौन करता था? उनको ब्राह्मण्स या फिर जो प्राइस्ट होते थे उन्हीं के द्वारा उनको जो है वो गाइड किया जाता था। तीसरे जो वर्ण के जो लोग होते थे उनको बोला जाता था विष या फिर वैश्य। तो इसमें जो है ऐसा माना जाता था कि फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, और दोनों जो क्षत्रिय और वैश्या जो है वो दोनों जो है वो सैक्रिफाइस कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्षत्रिय ही कर सकते थे, तो ये लोग भी कर सकते थे सैक्रिफाइस, मतलब यज्ञ या पूजा पाठ का जो भी काम, जो धर्म से रिलेटेड जो भी काम होता था वो काम ये कर सकते थे। राइट, ठीक है, क्लियर है गाइस? तो ये सब काम को वो कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग लास्ट अगर बात करें तो चौथा जो वर्ण होता था उसको शूद्र बोलते थे। इनका काम यही होता था कि जो भी ग्रुप जो होते थे, जो बाकी के ऊपर के जो 3 ग्रुप होते थे उन्हीं को क्या करना, उन्हीं को सर्व करना, उनको सेवा करना, उनकी सेवा करना ही उनका काम था। और वो किसी भी रिचुअल को, किसी भी धार्मिक कार्य में वो साथ नहीं देते थे, मतलब वहां पे अवेलेबल नहीं होते थे। राइट, सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो वो किसी भी धर्म में, किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी भी रिचुअल्स में वो जो है या फिर सैक्रिफाइस में वो भाग नहीं लेते थे। और यहाँ पे जो कितनी बार वुमेन को भी जो है वो शूद्र के ही ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, विमेन्स एंड शूद्र जो है उन लोगों को भी बहुत पिछड़ा, मतलब यहाँ पे भी आपको डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें वुमेन को भी जो है शूद्र के साथ ही ग्रुप किया गया था, क्योंकि वुमेन और शूद्र को यहाँ पे ये नहीं बोला गया था कि आप अलाउड नहीं किया गया था कि आप वेद को पढ़ सकते हैं। तो ये 4 वर्ण में जो है वो ग्रुप को बांटा गया, जो टोटल जो सोसाइटी थी उसमें 4 वर्ण बनी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे गाइस, तो नेक्स्ट जो आ गया वो हमारा आया जनपद। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो गाइस एंड सेशन को शेयर कर दो मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चों को मिल सके और वो भी हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सके गाइस। राइट, ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो है जनपद। तो जनपद क्या होता था? जनपद और महाजनपद आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो जनपद क्या होता था? अब यहाँ पे शूद्र ये सब का पीछे मैंने जो बताया, जो 4 वर्ण होते थे उनमें अनटचेबिलिटी का भी आपको देखने को मिला। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी जैसे कि जो लोग होते थे, जो प्राइस्ट, ये सब ग्रुप को ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ बांटा जाता था। मतलब अगर जैसे ब्राह्मण का लड़का अगर है तो वो ब्राह्मण रहेगा, वो इस टाइप का, उसको जो है बर्थ राइट ही मिल जाता था कि जन्म से ही वो जो है, अगर शूद्र का लड़का है तो शूद्र के टाइप से उसको बिहेवियर यहाँ पे किया जाएगा, शूद्र के टाइप से इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। राइट, ठीक है, ओके। ऑलराइट, तो इस टाइप का काम आपको शूद्र के टाइप से, इसका मतलब यहाँ पे उनके साथ बिहेवियर किया जाता था अगर उनका बेटा है। अगर तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे प्राइस जो थे होते थे, ये जो मैंने बताया अभी पीछे, ये जो प्राइस जो होते थे वो मतलब, या फिर उनको जो बांटा जाता था ये वर्ण में, ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो लेटर जो है इनको क्लासिफाई, कुछ पीपल को अनटचेबल भी बोला गया, जिसमें इंक्लूड हुआ जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, हंटर गैदर, एज वेल एज पीपल जो ब्यूरियल, जो जैसे कि जो क्रीमेशन करते थे, जो वहां पे उन लोगों को आप कंसीडर कर सकते हो जो लोग क्या काम करते थे, जैसे कब्र बनाने का काम करते थे या लोगों को दफनाने में हेल्प करते थे, तो उनको जो है अनटचेबल माना गया। ठीक है, उनको छुआ, मतलब इस तरीके से
मतलब छुआछूत वाला जो है कॉन्सेप्ट उनके साथ किया जाने लगा, क्योंकि जो भी अपर कास्ट जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय या फिर जो वैश्य होते थे वो उनके छुए हुए चीज को वो खाते नहीं थे और उनके साथ जो है बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखते थे, राइट। ठीक है, क्योंकि ऐसा मानते थे कि वो लोग जो है दीज ग्रुप्स वाज पॉल्यूटिंग, क्योंकि वो लोग क्या थे कि वो लोग पॉल्यूटिंग थे। मेनी पीपल जो है इस सिस्टम को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, जो किसके द्वारा लगाया गया था, ब्राह्मण के द्वारा लगाया गया था। सम किंग ऐसा सोचे कि ये जो है सुपेरियर टू द प्राइस्ट, ठीक है। उन्होंने सम कुछ ऐसे राजा होते थे जो ये भी सोचते थे कि वो ब्राह्मण और प्राइस से भी ऊपर है। एंड अदर फेल्ट द बर्थ कुड नॉट बी ऑन द बेसिस फॉर डिसाइडिंग which the Barna people belong to, and besides some people felt that there should be no difference। तो कुछ ऐसे भी लोग सोचते थे कि कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए या फिर बर्थ के बेसिस पे किसी को ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब उनको आप डिसाइड मतलब ये नहीं कर सकते हो बर्थ के बेसिस पे किसी भी व्यक्ति का जो है उसका अनटचेबल आप नहीं बोल सकते हो, राइट। ठीक है, तो और भी बहुत सारा इस टाइप का आपको देखने को मिला। तो ये सब छुआछूत का चीज आपको यहीं से आपको देखने को मिलता है, जो ब्राह्मणों के द्वारा लगाया गया था या प्राइस के द्वारा आप बोल सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे जनपद। तो जनपद होता क्या था? तो जनपद जो है राजा जो है जो राजा बहुत बड़े जो यज्ञ करते थे उनको जो है क्या माना जाता था, उस जनपद का राजा माना जाता था, rather than the जनास। जन हम लोग पढ़े थे, जन जो हम लोग पढ़ते थे। तो वर्ड जनपद मतलब क्या होता है कि लैंड वेयर द राज जना सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। मतलब यहाँ पे ऐसा माना जाता था जो बहुत बड़ा यज्ञ करते थे और जो है बहुत बड़ा यज्ञ किए और यहाँ पे जो है मतलब जहां भी वो पैर रखे वहां पे क्या है कि वो अपना साम्राज्य जो है स्थापित किए। उन्हीं को क्या माना जाता था कि वो जनपद के राजा हैं। जनपद का मतलब यही होता है कि जहां पे भी कोई जन या फिर व्यक्ति अगर अपना पैर रखता है तो वो अपना साम्राज्य वहां पे सेटल डाउन कर लेता है। तो पहला जनपद का कॉन्सेप्ट आपका ये था, ठीक है। तो कुछ जो जनपद है वो आपको इस मैप में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैप में आप यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट जनपद, महाजनपद एंड जो है वो सारा चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जैसे यहाँ पे जनपद में ये सब जनपद से रिलेटेड बहुत सारा चीज इनको मतलब खोज निकाला है। जैसे पुराना किला जो दिल्ली में है वो भी आपका जनपद से बिलोंग करता है। हस्तिनापुर जो मेरठ के पास है वो भी जनपद के अंदर बिलोंग करता है। इसके साथ ही साथ अगर आप बात करें यहाँ पे तो एक अतरंजी खेरा जो नियर इटाह है जो उत्तर प्रदेश में है वो भी आपका कहाँ पे है, यही जनपद से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे वे ऐसा मानते थे कि पीपल इस टाइम में कहाँ रहते थे, पीपल इस टाइम में जो है झोपड़ियों में रहते थे। वो अपने साथ जो है वो मवेशियों को रखते थे, साथ ही साथ और भी बहुत सारे एनिमल रखा करते थे। और वो वेराइटी ऑफ क्रॉप भी यहाँ पे ग्रो करते थे, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, पल्सेज हो गए, शुगर केन, ये सब का भी खेती वहां पे किया जाता था। इसका ट्रेसेस आपको आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे मिला है, ठीक है। इसके बाद जो है उन लोग क्या करते थे कि उन लोग अर्थिन पॉट बनाया करते थे, ठीक है। ये अर्थिन पॉट बनाया करते थे जिसमें ये एक फिगर आपका यहाँ पे दिया गया है जो आपका जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटेड ग्रेवेयर। आप यहाँ पे देखो इस टाइप का आपको अर्थिन प्लॉट जो पॉट होता है वो अर्थिन पॉट से आपको देखने को मिलेगा। और ये जो होते थे वो ग्रे इन कलर होते थे, या फिर कुछ जो होते थे वो रेड कलर में होते थे। एक स्पेशल टाइप का जो है इस साइड से ये पेंटेड ग्रे वेयर आपको ऑब्टेन किया गया था, आप इसको देख सकते हो, राइट, ठीक है। तो ये जो है एज इसके नाम से क्या आपको पता चल रहा है, पेंटेड ग्रे वेयर, राइट। तो ये ग्रे पॉट जो है वो उसको क्या किया जाता था कि इसको जो है एक डिजाइन के साथ यूजुअली सिंपल लाइन एंड जियोमेट्रिक प्लेन, जैसे कि आप यहाँ पे देखो सिंपल लाइन ऐसे खींचकर और एक जियोमेट्रिक प्लेन के अकॉर्डिंग जो है इसको यहाँ पे जो है पेंट किया जाता था। तो इसी टाइप का जो है
आप अगर इसको सर्च करोगे तो इस टाइप का और भी बहुत सारा जो है आपको इस टाइप का अर्थेन पॉट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जनपद के बारे में। तो जनपद के बारे में हम लोगों ने बात किया कि जनपद उसको बोलते थे जिसमें राजा जो है बहुत बड़े बड़े जो है यज्ञ या फिर सेक्रीफाइसेस कराते थे, रेदर देन द जना, जन के कंपेयर में। जना हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, जिसके बारे में अगर आपको दिक्कत है आप जाके वहां पे चैप्टर 4 जो है वो देख सकते हो। उसके बाद जना जहां भी अपना पैर रखे, वो व्यक्ति जहां पे भी जो राजा है वो जहां पे भी अपना पैर रखे वहीं वह इसका साम्राज्य सेटल डाउन हो जाता है, तो उस टाइप का जो है वो जनपद उसको बोला जाता है। ठीक है, राइट। बहुत सारा ट्रेसेस, ये सब एग्जाम्पल है आपका। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट जनपद एंड महाजनपद आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो है हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किस चीज के बारे में, महाजनपद के बारे में। लगभग 2500 साल पहले की बात है, लगभग 2500 साल पहले जो है कुछ जनपद जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए दूसरे से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, महाजनपद कहते हैं। ठीक है, महाजनपद में क्या होता था, सबसे पहले महाजनपद में कैपिटल होता था जो कि जनपद में नहीं होता था। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, महाजनपद का एक कैपिटल होता था, एक कैपिटल सिटी हमेशा मिलेगा आपको। तो इसमें महाजनपद में कैपिटल होता था लेकिन जो कि जनपद में नहीं होता था, कैपिटल सिटी आपका होता था। दूसरा जो है महाजनपद में जो हो यहाँ पे जितने भी सिटीज हैं वो फोर्टिफाइड होते थे, मतलब वहां पे उनका जो है यहाँ पे चारों तरफ से उसको जो है फोर्ट बनाया जाता था, किला बनाया जाता था। इसका मतलब जो है ह्यूज वॉल बनाया जाता था, बड़ी बड़ी दीवारें होती थी जो सिटीज होता था, कैपिटल सिटीज के चारों तरफ, या फिर जहां पे कहीं कहीं क्या है कि बहुत बड़े बड़े जो शहर होते थे उसके चारों तरफ जो है वो आपका बहुत अच्छे तरीके से बड़ा सा वॉल, किला टाइप का बनाया गया है, ताकि जो है बाहरी जो भी लोग उसके ऊपर आक्रमण करे तो उस समय जो है अपने आप को वो सिटी प्रोटेक्ट कर सके। राइट, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया गाइस? ओके, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसके इसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या बता रहे थे कि मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। तो यहाँ पे ये जो होते थे वो आपके फोर्टिफाइड होते थे, जिसमें बड़ी बड़ी वॉल जो होती थी वो बनाया जाता था। एंड जो है स्टोन का, ब्रिक का वॉल जो होता था या तो लकड़ी का बनाया जाता था या तो फिर वो ईंट का बनाया जाता था या तो वो पत्थर का होता था। राइट, उसके बाद फोर्ट जो है इसलिए बनाया जाता था क्योंकि राजा को ये डर रहता था कि जो भी बाहरी राजा है या दूसरे राज्य के जो राजा है वो उस राज्य के ऊपर अटैक करें, तो उस समय जो है उनको सुरक्षा की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से कोई भी बाहर से आक्रमण न कर सके उसके लिए जो है ये एक प्रोटेक्शन था। ठीक है, तो इस प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी, इसीलिए यहाँ पे राजा जो थे वो फोर्ट बनाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये जो होता था, कुछ रूलर ऐसा भी चाहते थे कि वो अपने आप को बहुत बड़ा या फिर बहुत अमीर और बहुत पावरफुल अपने आप को शो करने के लिए भी बड़ी बड़ी किलाएं या बड़ी बड़ी जो उनके जो मतलब सिटीज जो होते थे उनके चारों तरफ जो है बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर वो अपने रिच या फिर पावरफुल होने का वो जो है वो क्या इस चीज को प्रूव करते थे कि वो अपने आप को पावरफुल प्रूव करते थे। ठीक है, जिसमें जो है ये बिल्डिंग जो होता था रियली उनके पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती थी, वॉल जो होता था वो बहुत ही बड़ा और इंप्रेसिव वॉल होता था पूरी की पूरी सिटी के चारों तरफ। ठीक है, तो ये आप इसको समझ सकते हो। राइट, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें गाइस, तो इसके बाद जो है लैंड, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो भी फोर्टिफाइड एरिया में होते थे, जो फोर्टिफाइड एरिया में जो होते थे राजा ये भी सोचते थे
कि जो भी उनके इस किला के अंदर या फिर इस दीवार के अंदर जो भी लोग रहेंगे उसको जो है राजा आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए भी राजा यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है वो शहर के चारों तरफ जो है बड़ी बड़ी दीवारें वहां पे बनवा देती थी। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो। और यहाँ पे जो है बिल्डिंग ह्यूज वॉल जो है, इस टाइप का जो बिल्डिंग ह्यूज वॉल, इसमें जो है ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग होता था, जिसमें थाउजेंड्स इफ नॉट द लाख ऑफ द ब्रिक्स और द स्टोन हैड टू बी द प्रिपेयर। इसको जो है बनाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, बहुत बड़ा एरिया जो है उसको कंट्रोल करने के लिए पूरा लंबा दीवार और आपका लॉन्गेस्ट मतलब एक तरीके से बहुत लंबा और बहुत ऊंचा, हाइट भी उसका बहुत ज्यादा होता था। तो उस तरीके से आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए था, होता था, या फिर उसके लिए जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है ब्रिक को बनाया जाता था। ठीक है, और लगभग हजारों लोग, हजारों जो मेन होते थे, हजारों आदमी, हजारों औरतें या फिर चिल्ड्रन मिलकर फिर यहाँ पे इस टाइप का वर्क कंप्लीट होता था। ठीक है, तो ये आप इसको समझ सकते हो। न्यू राजा जो है यहाँ पे नाउ बिगेन मेंटेनिंग द आर्मीज। इसके बाद महाजनपद में क्या होने लगा कि यहाँ पे जो है राजा जो है यहाँ पे अपने आर्मी को मेंटेन करने लगे। सोल्जर को यहाँ पे पेड किया जाने लगा रेगुलर सैलरीज, क्योंकि इसके पहले जो था वो रेगुलर सैलरीज नहीं होता था। यहाँ पे जो है सोल्जर रेगुलर नहीं होते थे, जो वहां के जो मेन होते थे उन्हीं को बोल दिया जाता था। अगर कोई वैसा विकट परिस्थिति आता था तो वही अपने एरिया के लिए लड़ते थे। लेकिन यहाँ पे जो राजा जो थे महाजनपद में, उन्होंने क्या किया कि अब अपने आप को, अपने आर्मी को मेंटेन करने की शुरुआत कर दी। इसके बाद जो है यहाँ पे सोल्जर को सैलरीज दिया जाने लगा। उसके बाद ये सैलरीज जो दिया जाता था वो आपका पूरे साल दिया जाता था, और ये मेंटेन किसके द्वारा होता था? किंग के द्वारा। यहाँ पे कुछ पेमेंट में क्या होता था कि यहाँ पे पंच मार्क क्वाइन का भी यूज किया जाता था। ठीक है, तो आप जब आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूंगा कि पंच मार्क जो क्वाइन होता है वो किस टाइप का होता है, आप उसको समझ सकते हो। राइट, ठीक है। उसके बाद जो राजा होते थे इस टाइप का वर्क करते थे, जो आप चैप्टर 9 में भी ये कॉइन्स के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक जो है फोर्टिफिकेशन है, कुसाम्बी एक जगह है। ठीक है, वहां का। और ये जो पिक्चर जो है यहाँ पे दिख रहा है कि ब्रिक्स जो है वो किस तरीके से मिलाकर यहाँ पे बनाया गया है, और ये कहाँ पे है? अभी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, अभी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो बनाया गया था वो लगभग 2500 साल पहले इसको फोर्टिफाइड किया गया था। राइट, अब यहाँ पे देख सकते हो तो कोसाम्बी मैंने बताया। ठीक है, तो ये देखो ये वाला एरिया है कोसाम्बी, जो मैंने वॉल का भी फिगर दिखाया। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे टैक्सेस के बारे में, क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो है अब सैलरीज दिया जाने लगा बहुत बड़ी बड़ी आर्मी को, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो है राजा के पास कुछ ना कुछ रिवेन्यू होना चाहिए। जैसे कि अभी देखो कि अगर हमारे देश में जो है वो प्रोग्रेस हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स बहुत अच्छे से कलेक्ट कर रही है लोगों से। तो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट होने के कारण ही अभी नरेंद्र मोदी, ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो है बहुत सारे रोड का कंस्ट्रक्शन किया, या फिर बहुत ऐसी ऐसी प्रतिमाएं बनाई जिसमें बहुत सारा खर्च लगा। तो ये सब वर्क जो हो रहा है वो टैक्स कलेक्शन से हो रहा है। राइट, तो अगर आपको अपने देश को या फिर अपनी बड़ी बड़ी इमारतों को बनवाना है, या फिर अपनी सेनाओं को अगर आपको अच्छे से मेंटेन करना है तो उसके लिए रिवेन्यू चाहिए। तो ये रिवेन्यू उस टाइम में कहां से आता था? तो जो टैक्सेस जो होते थे उस टाइम में भी आपका इसी के लिए इंपॉर्टेंट होता था। टैक्स किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता था? पहला कि जो बड़ी बड़ी किलाएं होती थी उसको बनाने के लिए यहाँ पे टैक्स का यूज किया जाता था। राइट, दूसरा जो है टैक्स कलेक्ट इसीलिए किया जाता था और मेंटेन बिग आर्मी। अगर बिग आर्मी को मेंटेन करने के लिए यहाँ भी और ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए था, इसलिए राजा ने जो है वो क्या किया कि रेगुलर टैक्स, जिस तरीके से रेगुलर सैलरी बिग आर्मी को दिया जाने लगा तो उसके लिए रिवेन्यू ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए राजा ने भी जनपदों से, जो भी महाजनपद के जो राजा होते थे वो जनपद से, ठीक है, जनपद के राजा से क्या करते थे? उन लोगों ने रेगुलर टैक्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया।
सबसे पहला जो टैक्स लगा वो आपका क्रॉप पे टैक्स लगाया गया। सबसे पहला टैक्स जो लगा वो आपका क्रॉप पे लगाया गया, राइट। सबसे पहला टैक्स आपका किस चीज पे लगाया गया? क्रॉप पे लगाया गया, ठीक है। सबसे पहला टैक्स जो लगा वो आपका कहां पे लगा? क्रॉप पे लगा, ठीक है। तो ये क्रॉप पे सबसे पहला आपको टैक्स देखने को मिला, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये इसलिए था क्योंकि जो है मोस्ट पीपल जो होते थे हमारे देश में वो क्या होते थे? वो फार्मर होते थे। तो इसलिए यहाँ पे जो है फार्मरों पे सबसे पहला टैक्स लगाया गया। और यहाँ पे जो भी टैक्स में क्या लगता था कि जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे, जो भी वो बनाएंगे, उसका 1/6 जो है वो टैक्स के रूप में उनको देना होगा, जिसको क्या बोला जाता था? भाग। भाग या फिर शेयर आप उसको बोल सकते हो, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी कभी जो है यहाँ पे जनपद में टैक्स कितना लगता था आपका, तो ये सब भी आप हमेशा ध्यान में रखते चलो कि किस टाइप का जो है जनपद में आपका टैक्स लगता था, क्या उसका टैक्स का रूल था। तो उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये मैंने जो बताया वो समझ में आ गया। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके बाद बात करेंगे तो ये भाग दिया जाता था। तो सबसे पहला टैक्स आपका क्रॉप पे लगा, दूसरा टैक्स जो था वो क्राफ्ट पर्सन पे भी लगा दिया गया। तो यहाँ पे जो है लेबर के फॉर्म में यहाँ पे लगाया गया। एग्जाम्पल जैसे वीबर या फिर स्मिथ वाले जो लोग होते थे, उन लोग क्या करते थे? उनको हार्ड वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। वो क्या करते थे कि वो वहां पे किस किंग के लिए फिर काम करना स्टार्ट कर दिए। तो जो भी वीवर जो होते थे, तो वो जो है मतलब वो वर्क करना था एक दिन, ठीक है, फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर अ किंग। एक दिन वो वर्क के फॉर्म में वो क्राफ्ट पर्सन वो राजा के लिए काम करते थे। उनको जो कोई टैक्स वैसे पैसे के फॉर्म में नहीं लिया जाता था, उनसे काम ही लिया जाता था, राइट। उसके बाद हर्डर्स जो है उनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि वो टैक्स पे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस। जैसे जो भी क्योंकि वो हर्डर्स हैं तो उनके पास एनिमल होंगे या फिर एनिमल के प्रोड्यूस होंगे, जो भी दूध घी दही जो भी होता था, तो वो उसको जो है वहां पे टैक्स के रूप में देते थे। इसके बाद जो है टैक्स ऑन गुड भी लगाया गया। जो भी आप बेचोगे या फिर ट्रेड के माध्यम से या फिर खरीदोगे तो उस पर भी टैक्स आपका लगने लगा। और हंटर और गैदर जो है यहाँ पे भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस राजा को पहुंचाने लगे। तो ये सारा चीज जो है इस तरीके से टैक्स हर तबके के लोगों के लिए यहाँ से टैक्स जो है वो शुरू हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, दैट इज चेंजेस इन द एग्रीकल्चर। जैसा कि हम लोगों को पता है कि दो मेजर चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में उस टाइम में, महाजनपद के टाइम में, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो पहले जो हल होती थी वो लकड़ी की पूरी होती थी, जिसके कारण वो जो है ज्यादा दिनों तक वो हल नहीं चल पाता था। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चेंजेस एग्रीकल्चर में आपको दिखा गया कि यहाँ पे आयरन वाले लोहे वाले हल का यूज यहाँ पे किया गया, लोहे वाले हल का यूज, ठीक है। जिसके कारण जो हैवी और क्ले सॉइल होते थे उसको आसानी से किसान लोग जो है उसको अच्छे से उसको जो है मतलब एक तरीके से टर्न कर सके, ताकि जो ग्रोन जो है वो अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो सके। मतलब उसको जो है मेन जो है टर्निंग फॉर द सॉइल, जैसे नीचे का सॉइल ऊपर और ऊपर का सॉइल नीचे करने के लिए, या फिर आप उसको ऐसे नॉर्मल वे में बोल सकते हो जुताई करने के लिए, अच्छे से खेत की जुताई करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो है वो आपका ट्रांसप्लांटिंग पैडी। सेकेंड जो आपका स्टार्ट हुआ वो पैडी को यहाँ पे ट्रांसप्लांट करने के लिए कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब ये था कि पहले जो है वो सीड को ग्राउंड पे फेंका जाता था, जैसे धान का जो खेती होता था वो ऐसे फेंक दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद जो है पहले उसका स्प्राउट्स जो होता था, जो भी प्लांट जो होता था उसका स्प्राउट सैपलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड। उसके बाद पहले उसका जो बीज होता था उसको छोटे से लैंड में उसको सैपलिंग जो उसका छोटा छोटा जो पौधा होता था, फिर उसको ग्रो करके फिर उसको बड़े से फील्ड में जो है प्लांट करके तब उगाया जाता था, जो अभी भी हम लोग यूज करते हैं। तो जो धान की खेती जो होती थी, जो ट्रांसप्लांटिंग वाला, ये यहीं से आपका शुरू हुआ,
ठीक है। तो सेकेंड दो चेंजेस आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिला, जिससे आपका जो है पैडी की खेती में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई, और इसके कारण जो है आपका ये जो पैडी जो है वो ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सकता था, मोर डेज। ठीक है, ज्यादा दिनों तक मतलब होता था। प्रोडक्शन में इंक्रीज किया, प्रोडक्शन इंक्रीज किया, आप अगर ऐसे बात करो तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ इस केस से। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये भी बहुत अच्छा वर्क था। और जो है यहाँ पे लैंडलेस, जनरली जो स्लैब मैन होते थे, जो दास होते थे या दासी जो होते थे, और लैंडलेस जो एग्रीकल्चर होते थे, वो भी यहाँ पे एग्रीकल्चर जो लेबरर होते थे, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, जिसको कामाक्रस बोला जाता है। कामाक्रस एक वर्ड होता है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो भी यहाँ पे वर्क करते थे। ठीक है, ये कुछ चेंजेस थे। तो दो मेजर चेंजेस, लेकिन यहाँ पे जो है स्लैब मेन काम करने लगे। ठीक है, इनको भी काम करने के लिए दिया जाने लगा। अगर थर्ड पॉइंट में अगर आप जनरल अगर चेंज में देखोगे तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि स्लैब मैन के लिए यहाँ पे खेतों में काम करने के लिए, ठीक है, या फिर स्लैब वुमेन के लिए, और जो भी लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर होते थे, लैंडलेस एग्रीकल्चर जो लेबरर होते थे, एग्रीकल्चरल लेबरल होते थे, ठीक है, उनको भी यहाँ पे जो है वो खेतों में काम करने के लिए दिया जाने लगा। मतलब इस टाइप का वो फार्मर बन सकते थे। राइट, अब हम लोग बात करेंगे मगध के बारे में। मगध का क्लोजर लुक हम लोग देखेंगे। तो मगध जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद था। तो लगभग 200 सालों तक अगर हम लोग बात करें तो 200 सालों तक ये जो है मगध जो है बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद बना, जिसमें रिवर गंगा और जो है आपका सोन जैसे बड़ी बड़ी नदियां जो है इसी मगध से होकर गुजरती थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये बड़ा होने के कारण ये आखिर क्यों अच्छा हुआ या फिर इंपॉर्टेंट जनपद क्यों बना? क्योंकि पहला तो है कि यहाँ पे वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, एंड यहाँ की लैंड जो थी वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जहां से नदी गुजरती है उसके आसपास के जो लैंड होते थे वो होते हैं अभी भी वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं। राइट, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट मतलब अगर कोई भी दो नदियां अगर उसी एरिया से अगर क्रॉस करती है तो पहला तो वाटर ट्रांसपोर्ट इजिली हो जाएगा। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जो है एक पार्ट, मतलब एक एरिया से, मतलब उस एरिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आप आसानी से जा सकते हो बाय द वाटर वेज। राइट, उसी तरीके से वाटर सप्लाई बहुत अच्छे से मिलेगा और जिसके कारण लैंड फर्टाइल होगा। ठीक है ये समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद पार्ट ऑफ द मगहा जो था, ये जो मगध जो था, पार्ट ऑफ द मगध, ये फॉरेस्टेड था। ये पूरे तरीके से जो है वो आपका फॉरेस्टेड होता था। तो जो भी वहां पे एलिफेंट होते थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, उनको जो है ट्रेंड आर्मी के द्वारा उसको कैप्चर कर लिया जाता था। ट्रेंड आर्मी के द्वारा उसको कैप्चर कर लिया जाता था। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है कैप्चर करने के बाद फिर उसको आर्मी के द्वारा ट्रेंड किया जाता था ताकि वो जो है उनके साम्राज्य के लिए या फिर उनकी सेना के लिए, वो पहले जो हाथी जो है वो भी आपका सेना के सवारी के लिए उसको यूज किया जाता था। मतलब सेना उसको बैठ कर जाते थे, या फिर हाथी जो है बहुत सारे दूसरे राज्य के जो सैनिक मतलब लड़ने में या बैटल में इसका बहुत बड़ा योगदान होता था। राइट, ठीक है, आप इसको समझ सकते थे। इसके बाद जो है फॉरेस्ट जो है वो आपका और भी बहुत सारी चीज प्रोवाइड करता था। जैसे फॉरेस्ट जो है वो वुड प्रोवाइड करता था, किस चीज के लिए, घर बनाने के लिए, कार्ट बनाने के लिए, और चैरियोट्स जैसे रथ अगर बनाना है या फिर कार्ट्स बनाना है या फिर बिल्डिंग हाउस करना है तो उसके लिए फॉरेस्ट जो है वो वुड देता था। राइट, इसके बाद इसके बाद आयरन ओर जो है माइंस इस रीजन में आपका प्रेजेंट था, जिसके कारण आसानी से यहाँ पे टूल्स और वेपन्स बन जाते थे। इसलिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जनपद बना क्या? मगध। तो ये सब रीजन था, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। साथ ही साथ मगध में दो पावरफुल रूलर थे, जिसका नाम है बिंबिसारा और दूसरा है अजातशत्रु। तो ये जो अजातशत्रु है और बिंबिसारा, वो यहाँ पे जितने भी जनपद थे, who use all possible means to conquer the janpad, other janpads,
तो उनका मतलब यही था कि जो है मतलब बहुत ही बड़े राजा हुए, प्रतापी राजा हुए, लगभग जो भी जनपद था उन उस पे उन्होंने राज किया और उसको जो है हराया, उस पे विजय उन्होंने प्राप्त किया। तो जो महापद्मा जो थे नंदा, वो भी एक अनदर इंपॉर्टेंट रूलर थे। उन्होंने जो है लगभग नॉर्थ वेस्ट में के पूरा सब कॉन्टिनेंट के पार्ट में जो है अपना वर्चस्व जो है वो क्या किया, वो फैलाया। राजगृह जो प्रेजेंट डे में अभी राजगीर हम लोग बिहार में कहते हैं, वो कैपिटल क्या था मगध का पहले कुछ सालों तक, लेकिन बाद में ये कैपिटल जो है आपका वहां पे राजगृह से हटाकर इसको पटना कर दिया गया, जो अभी पटना हम लोग बोलते हैं, पहले इसको पाटलिपुत्र बोलते थे, राइट। ठीक है, उसके बाद लगभग 2300 साल पहले की बात अगर हम लोग करें तो जब अलेक्जेंडर आया था, ठीक है, जो कहां पे रहता था, मैकेडोनिया, जो यूरोप में, यूरोपियन कंट्री से ये आया था, और लगभग वो पूरे देश पर, मतलब पूरे देश का सबसे बड़ा जो है वो सिकंदर बनना चाहता था, मतलब मतलब पूरे देश पे, पूरे विश्व पे जितने भी विश्व के देश हैं वो सारे देशों पर वो राज करना चाहता था वो, या फिर उसको हराकर वो उसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता था। लेकिन वो कभी भी जो है वो वर्ल्ड को जीत नहीं सका। रीजन क्या था? क्योंकि वो इजिप्ट को जीत लिया, वेस्ट एशिया जीत लिया, और जैसे ही वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आया तो कौन से नदी के ऊपर, तो बीज नदी के बैंक के पे, जैसे ही वो बीज नदी के किनारे पे आता है तो उसके जो भी सोल्जर थे उन्होंने वहां रिफ्यूज कर दिया कि वो अब आगे नहीं जाएंगे। आगे क्यों नहीं जाएंगे? रीजन क्या था? तो सिकंदर को, मतलब जो अलेक्जेंडर था, उसको ऐसा उसके सिपाहियों ने या फिर उसके सोल्जर ने बोला कि यहाँ पे जो है वो डर गए। वो डरे इसलिए क्योंकि उन लोगों ने सुना था कि रूलर जो इंडिया के जो राजा होते हैं उनके पास बहुत बड़ी सेना है, उनके पास सोल्जर जो पैदल सेना है वो भी बहुत बड़ी है, उनके पास जो हाथियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और उनके पास रथ या फिर जितने भी जो लड़ाई की जो भी चीज रिक्वायरमेंट होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, वो सारा चीज वहां पे आपको अलेक्जेंडर के सैनिकों को ये पता था कि ये सारा चीज भारत के पास है, तो भारत कमजोर देश नहीं है, इसलिए उन लोग डर कर आगे बढ़ने से उसकी जो अलेक्जेंडर की पूरी सेना थी वो मना कर दी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वजी के बारे में। ठीक है, तो मगध जब पावरफुल किंगडम बना तो वजी जो है इसका कैपिटल क्या था? वैशाली। ठीक है, वॉज अंडर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नोन एज जना और संघा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मगध जब पावरफुल किंगडम बना तो वजी विथ इट्स कैपिटल एट द वैशाली बिहार। ठीक है, ये जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर था, जिसको हम लोग जना या फिर संघ कहते हैं, जना एंड संघ। तो जना जो होता था या फिर संघ जो होता था वो एक ही था अगर आप उसको बोलो तो। ठीक है, लेकिन सिंपल सा है, ये दोनों एक इस तरीके से नहीं है कि जना का मतलब होता है कि ग्रुप होते हैं बहुत सारे मेंबर्स के, और यहाँ पे संघ का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन। ये दोनों में डिफरेंस यही था। लेकिन मेनी रूलर्स जो हैं, ठीक है, मेनी रूलर्स समटाइम्स इवन when the thousands of the men ruled together, each one was known as the राजा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कभी कभी क्या है कि इवन जब थाउजेंड्स ऑफ मेन जब एक साथ मिलकर जब बहुत सारे राजा जब काम करते हैं तो उसको जो है वो क्या बोला जाता है? उसको जो है उस तरीके से यहाँ पे उसको जना या फिर संघ बोला जाता है, जब बहुत सारे राजा मिलकर किसी एक साम्राज्य को चलाने का काम करते हैं। अगर बहुत बड़ा मान लो कि देश, जैसे पहले भारत वर्ष बोला जाता था पूरे भारत कंट्री को, ठीक है, तो ये जो है बहुत बड़ी कंट्री है अभी भी, तो अब तो बहुत सारे पार्ट जो है वो बट गए हैं। तो यहाँ पे भारत में जो है जो राजा जो होते थे, तो जब थाउजेंड्स ऑफ राजास मिलकर जब एक बार साथ रूल करते थे, ठीक है, जिसको हम लोग राजा बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे इसको संघ या फिर गना जना बोला जाता था, राइट। अब यहाँ पे यही राजा जो थे वो क्या साथ मिलकर रिचुअल करते थे, साथ मिलकर असेंबली किया करते थे, राइट। तो ये असेंबली में मिलते थे और क्या करना है, कैसे करना है,
उसके बारे में डिबेट जो होता था वही असेंबली में होता था। मान लो कि कोई राजा के ऊपर कोई अगर उस दुश्मन अगर राज्य जो है वो किसी राज्य के ऊपर हमला कर रहा है, तो यहाँ पे सब कुछ जो है वहीं पे उसी डिसीजन में उसी में डिसाइड किया जाता था और वो डिस्कस करते थे कि जो भी थ्रेट आने वाला है उसके बारे में। उसके बाद इस असेंबली में विमेन्स और दास और जो लैंडलेस जो आपके एग्रीकल्चर लेबरर्स होते थे जिसको हम लोग कमाकरस बोलते हैं, तो वो सब उसमें भाग नहीं लेते थे। मतलब इसमें इनको मना ही था, विमेन्स भाग नहीं ले सकते, दास या दासी नहीं ले सकते हैं, और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर जो होते थे वो इसमें भाग नहीं ले सकते थे। रीजन क्या था? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि पहले तो ये इनको जो है लड़ाई में शामिल इंक्लूड नहीं किया जाता था, पहला ये फैक्टर था, तो उनके लिए असेंबली इंपॉर्टेंट नहीं था। और अगर जो लड़ाई में शामिल नहीं होंगे तो फिर उनका अगर इंक्लूड मतलब एक तरीके से उनको इंक्लूड किया जाए तो हो सकता है कि ये न्यूज बाहर फैल जाए, तो इसके लिए भी यहाँ पे उनको शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोनों चाहे बुद्धा हो या फिर अगर महावीरा हो, तो ये भी एक तरीके से गण या फिर संघ से ही बिलोंग करते हैं। आपको जो है ये आपको बुद्धिस्ट बुक में आपको इस टाइप का डिस्क्रिप्शन संघ का बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। आप बुद्धिस्ट का कोई भी बुक पढ़ो, आपको वहां पे बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। अब हम लोग अजात शत्रु एंड जो वजी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले वजी जो है वो दीघा निकाय एक बुद्धिस्ट बुक है, उसमें आपको जो है यहाँ पे कुछ स्पीच जो है वो बुद्धा के बारे में लिखा गया है। उस बुक का नाम है आपका, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये बुक आप जरूर पढ़ो, ये बहुत ही अच्छा बुक है। इस बुक को अगर आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा जो है इस टाइप का इंफॉर्मेशन मिलेगा, जिसका नाम क्या है, बुक है दीघा। आई एम गोइंग टू राइट ऑन द स्क्रीन गाइस, 1 मिनट। ठीक है, इस बुक का नाम मैं यहाँ पे आप बोल सकते हो, बुक का नाम है दीघा दीघा निकाया। तो दीघा निकाया ये जो बुक है ये बुद्धिस्ट बुक है, इसमें आपको इस टाइप का जो है स्पीचेस जो बुद्ध के द्वारा जो बोला गया था वो सब के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। राइट, तो आप ये बुक जरूर पढ़ो, ये आपके नॉलेज को इनहेंस करेगा और आपको इस टाइप के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो रिटन गया, ये जो लिखा गया था लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था, लगभग 2300 साल पहले इसको लिखा गया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ये अभी की बुक की बात नहीं है। उसके बाद अजात शत्रु एंड वजीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अजात शत्रु जो है वो क्या चाहता था, अजात शत्रु ये जो है वजी पे आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, तो उसने अपने मिनिस्टर को जिसका नाम था वसाकारा, उसको जो है बुद्ध से एडवाइस लेने के लिए इस मैटर पे भेजा। तो बुद्ध ने एक ही चीज बोला कि क्या वंजीज में वहां पे असेंबली फुल असेंबली होती है? तो जब उन्होंने सोचा कि यस वहां पे फुल असेंबली होती है, वहां पे सभाएं हमेशा होती है, तो उन्होंने मना कर दिया कि वजी जो है वो आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही समृद्ध राज्य तब तक रहेगा, समृद्ध जो है वो एरिया रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जब तक वे लोग फुल फ्रीक्वेंट असेंबली पब्लिक असेंबली करते रहेंगे तब तक वहां पे जो है वो राज्य वजी राज्य जो है वो बहुत ही प्रोस्पेर रहेगा। उसके बाद अगर वो मिलते रहेंगे और एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे तो भी वो समृद्ध रहेगा। वे जो है वो रूल को फॉलोज करेंगे, जो भी रूल बनाया जाएगा उसको फॉलो करेंगे, तब तक वो क्या रहेंगे कि वो समृद्ध रहेंगे। और उन दे रिस्पेक्ट सपोर्ट एंड लिसन टू द एल्डर, जब तक वो बड़ों का सम्मान करते रहेंगे, उनकी बातों को सुनते रहेंगे, तब तक वो राज्य जो है बहुत ही मतलब शक्तिशाली रहेगा। वजी वुमेन जो है वो कभी भी उनको जो है फोर्स या पकड़ के कैप्चर करके नहीं रखा जाएगा, जब तक मतलब इससे ये पता चलता है कि वजी राज्य के जो भी लोग हैं वो जो है अगर महिलाओं का जो है वो क्या करते रहते हैं, महिलाओं का अगर रिस्पेक्ट करेंगे तब तक वो जो है एक तरीके से वो समृद्ध रहेंगे, उनको कोई हरा नहीं सकता। उसके बाद जो है चैत्यास,
जैसे जो लोकल श्राइन, जो लोकल शरणार्थी जो होते थे, उनको मेंटेन किया जाता था इन बोथ द टाउन एंड विलेजेस, ठीक है। और वाइज संत जो यहाँ पे जो डिफरेंट बिलीव्स, जो अलग अलग सोच के, अलग अलग जो है धर्म के जो लोग होते थे, उनको अगर रिस्पेक्ट करेंगे और उनको जो है अलाउ करेंगे टू इंटर लीव द कंट्री फ्रीली, तो इससे भी ये जो है पता चलता है कि वजी जो है वो आपका क्या रहेगा, वो एक बहुत ही समृद्ध राज्य रहेगा। तो ये अजात शत्रु जब वसाकारा अपने मिनिस्टर को जब वहां पे बुद्ध को से ये सजेशन लेने भेजते हैं कि अभी हमें वहां आक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब उन्होंने ये सारी बातें की। राजात जो है, अगर हम लोग बात करें तो राजात जो है वो पावरफुल किंगडम, जो वो वही चाहते थे कि वो जो भी राजा जो पावरफुल किंगडम के जो होते थे वो हमेशा कोशिश करते थे कि वो संघ को जीत जाए। लेकिन ये जो है बहुत दिनों तक चला और लगभग 1500 साल पहले जब जना या फिर संघ जो है वो गुप्ता रूलर के द्वारा जीत लिया गया, तब फिर इसका एंड हुआ। मतलब ये जो है जना और संघ आपका लगभग 1500 साल पहले तक चला, ठीक है। तो जब यहाँ पे गुप्ता रूलर के द्वारा जब इसको जीत लिया गया, जब इसको खत्म कर दिया गया, जो कि आप कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, जब मैं चैप्टर 11 बताऊंगा तो उसमें हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि क्या ये जो है किसी वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रिलेटेड है ये चैप्टर का। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर हम लोग बात करें तो जैसे एक जगह है ग्रीस या फिर एथेंस, आप अपने एटलस में देख सकते हो, यहाँ पे ये एरिया है, जैसे ये है हमारा प्यारा सा भारत, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द माई लवली कंट्री इंडिया। और इसके रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे यूरोप में इस एरिया में जो है वो आपका क्या है, ग्रीस है। क्या है, ग्रीस है। ग्रीस जो है वो आपका यूरोप में प्रेजेंट है एंड इट इज द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये साउथ ईस्टर्न में आपका पड़ता है, राइट, ठीक है। तो ये अगर हम लोग बात करें, इसके बाद आप एक और इसको और थोड़ा अच्छे से मैग्नीफाई तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका जो कैपिटल है एथेंस है। ग्रीस का जो कैपिटल है वो एथेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द एथेंस प्लेस। नाउ तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग 2500 साल पहले जो लोग, जो एथेंस के जो लोग होते थे, वो उन लोगों ने क्या किया था कि वहां पे सरकार बनाया था। और वहां पे जो है वो आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलता है, जो कि लगभग 200 साल पहले तक चला। मतलब लगभग 200 सालों तक ये चला। और जितने भी फ्री मेन थे ओवर द एज ऑफ 30, उनको जो है पूरा का पूरा फुल सिटीजन माना गया। उनको जो है उनके लिए एक सभा रखा जाता था जिसमें लगभग 40 टाइम्स अ ईयर डिसाइड द इम्पोर्टेंट मैटर्स। तो यहाँ पे ये भी इस टाइप का सभा आपका रखा जाता था जिसमें एक इम्पोर्टेंट मैटर पे लगभग 40 बार एक साल में वहां पे उस सभा में इसके बारे में डिस्कशन होता था। जितने भी सिटीजन होते थे इस मीटिंग को अटेंड कर सकते थे। अपॉइंटमेंट जो होता था मेनी पोजीशन, वो जो है वो आपका लॉटरी के थ्रू होता था, ठीक है। एंड ऑल दोज हु वांटेड टू चूज इन and who wanted to be chosen gave in their names and then some were selected through the lottery। अगर कोई चाहता है कि कोई मतलब किसी को, तो वहां पे जो भी जो इलेक्शन होता था या फिर अपॉइंटमेंट होता था बहुत सारे पोजीशन के लिए, वो लॉटरी से होता था, राइट, एथेंस में। मतलब एथेंस कहाँ पे है, ग्रीस में है, राइट, इस चीज का ध्यान रखना, एथेंस इज द कैपिटल ऑफ द ग्रीस, ओके। उसके बाद सिटीजन जो है यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्ट करते थे कि वो आर्मी नेवी या फिर जितनी भी सेनाएं होती थी उसमें उन लोग काम करने का मतलब उन लोगों से उम्मीद किया जाता था कि हर लोग जो है वो आर्मी या नेवी में काम करें। और जो मेनी फॉरेनर्स होते थे वो, उनको वहां पे अगर एथेंस में कभी भी रहे या फिर काम किया उन लोगों ने मार्चेंट या क्राफ्ट पर्सन के रूप में, तो उनको सिटीजन नहीं दिया जाता था, ठीक है। उसके अलावा वहां पे जो है सेवरल थाउजेंड स्लैब्स जो होते थे, जैसे जो दास होते थे एथेंस में, जो माइन में वर्क करते थे, जो माइंस में वर्क करते थे, फील्ड में वर्क करते थे, हाउस होल्ड जो घरेलू वर्क करते थे या वर्कशॉप करते थे, उनको भी सिटीजन के रूप में ट्रीट नहीं किया जाता था। तो ये सारा चीज आपके लिए जो है, मैंने वर्ल्ड से रिलेटेड भी ये बता दिया कि वर्ल्ड हिस्ट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है।
सब कुछ समझ में आ गया गाइस? आई होप आप सभी को समझ में अच्छे तरीके से आ गया। तो यही था कंप्लीट डिस्कशन। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर इट टू ऑल द सोशल मीडिया गाइस, फेसबुक, ट्विटर, और सारे चीज का लिंक आपको, जितने भी सोशल मीडिया है सारे सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मेरे साथ जुड़कर वहां पे पढ़ाई कर सकते हो। एंड यही था कंप्लीट सेशन गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।